दोस्तों, एक ऐसी आवाज जिसे सुन के ब्रिटिश एम्पायर के जनरल भी रात को पसीने में जाग जाते थे। एक ऐसा शेरा जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी अपने रिपोर्ट्स में लिखती थी, वो बिल्कुल शेर की तरह लड़ता है। जब पूरा हिंदुस्तान एक एक करके अंग्रेजों के सामने अपने घुटने टेक रहा था, तब साउथ इंडिया के एक कोने से एक आवाज आई, मेरा मुल्क पर किसी पराये का हुक्म नहीं चलेगा। और इस आवाज का नाम था सुल्तान फतेह अली, द टाइगर ऑफ मैसूर, टीपू सुल्तान। लेकिन एक बड़ा सवाल आज भी जिंदा है, क्या टीपू सुल्तान एक देशभक्त फ्रीडम फाइटर थे? ब्रिटिश प्रोपेगेंडा ने उन्हें एक क्रूशियल रूलर बनाकर हमारे दिमाग में डाल दिया, और टीपू सुल्तान की मौत के पीछे सिर्फ अंग्रेजों का हाथ नहीं था। उस जंग में हिंदुस्तानी राजाओं का भी उतना ही बराबर का रोल था। सवाल ये है, वो कौन थे? आज हम चलेंगे 250 साल पीछे, उन जंगलों में, उन महलों में, उन डिसीजंस में जहां एक राजा ने अंग्रेजों के एम्पायर को हिलाकर रख दिया। वीडियो आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी इंडिया का असली हिस्ट्री बिना प्रोपेगेंडा के समझना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन भी दबा दो ताकि ऐसे ही हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। 20 नवंबर 1750 बेंगलुरु के पास एक छोटा सा टाउन दवानाहल्ली, यहाँ पैदा हुआ वो बच्चा जो आगे चलकर ईस्ट इंडिया कंपनी का सबसे बड़ा सरदर्द बनने वाला था। उसके पिता हैदर अली, नाम एक सोल्जर का पर विजन एक राजा का। हैदर अली ने टीपू को बचपन से एक बात सिखा दी थी, अपनी मिट्टी पर किसी पराये का झंडा उड़ने मत देना। टीपू ने अरबिक, फारसी, मैथ्स, साइंस सब सीखा, पर एक चीज सबसे अलग थी, उनके युद्ध नीति और उनका दिमाग। 17 साल की उम्र में लड़का नहीं, एक युद्ध रणभूमि में उतर चुका था। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार, ईयर 1767 टू 1769। टीपू सिर्फ 17 साल का और पहली बार ब्रिटिश के सामने तलवार लेकर उतर चुका था। अंग्रेजों का सोचना सिंपल था, मैसूर एक छोटा सा राज्य है, ट्रीटी करके कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन टीपू ने उनको वो जवाब दिया जिसे अंग्रेज आज तक भूल नहीं पाए। क्या स्पीड, क्या स्ट्रेटजी थी उनकी। इसी दौरान एक ब्रिटिश अफसर ने लिखा, टीपू फाइट्स लाइक ए टाइगर, और वहीं से उनका टाइटल पड़ गया, द टाइगर ऑफ मैसूर। 1782 में हैदर अली के डेथ के बाद टीपू सुल्तान राजा बने। पर राजा बनने का मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ सिंहासन पर बैठे। उन्होंने मॉडर्न मैसूर बनवाया, मॉडर्न आर्मी, आयरन केस रॉकेट, ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क, सिल्क एंड सैंडलवुड इंडस्ट्री, फ्रेंच इंजीनियर्स, पर्शियन मॉडल ब्यूरोक्रेसी, 12 डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नेंस। ब्रिटिश को सबसे बड़ा शौक लगा मैसूर रॉकेट से। ये वही रॉकेट है जिनको बाद में ब्रिटिश ने चोरी करके यूरोप तक ले गए, और जब वहाँ के ब्रिटिश इंजीनियर्स ने उन रॉकेट्स को खोला तो समझ ही नहीं पाए कि यह टेक्नोलॉजी बनी कैसे। इतना एडवांस था मैसूर का डिजाइन। फिर मजबूरन उन्हें मैसूर से असली ब्लूप्रिंट्स मंगवानी पड़ी। तब जाके यूरोप के इंजीनियर्स को समझ आया कि टीपू सुल्तान की रॉकेट टेक्नोलॉजी उनसे कितनी ज्यादा आगे थी। टीपू सुल्तान मॉडर्न इंडिया का पहला टेक विजनरी थे। हिस्ट्री के कई एक्सपर्ट्स कहते हैं अगर टीपू और ज्यादा दिन जिंदा रहते, इंडिया का इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ब्रिटिश से पहले हो जाता। जब ब्रिटिश पूरे हिंदुस्तान में अपना जाल बिछा रहे थे, टीपू सुल्तान समझ चुके थे ये लोग एक खतरनाक बीमारी है, इन्हें अभी नहीं रोका तो इंडिया धीरे धीरे अपनी आज़ादी खो देगा। इसलिए उन्होंने लेटर्स लिखे फ्रांस, टर्की, अफगानिस्तान, और लिखा, ब्रिटिश आर ए डिजीज स्प्रेडिंग फर्स्ट इन द बॉडी ऑफ इंडिया। ब्रिटिश के रिपोर्ट्स में लिखा हुआ है, टीपू सुल्तान इज मोर डेंजरस देन हैदर अली। ही इज नॉट जस्ट अ किंग, ही इज एन आइडिया। और आइडियाज को मारना मुश्किल होता है। टीपू सुल्तान को लेकर कंफ्यूजन ज्यादा इसलिए है क्योंकि ब्रिटिश ने उनके अगेंस्ट मैसिव प्रोपेगेंडा चला दिया। कुछ डॉक्यूमेंट्स कहते हैं उन्होंने मलाबार और कुर्द में जबरदस्ती कन्वर्शन किया। कुछ रिपोर्ट्स ये भी कहती है कि उन्होंने टेम्पल्स और चर्चेस तोड़ दिए। ब्रिटिश के खिलाफ जो सबसे पावरफुल राजा लड़ रहा हो उसके अगेंस्ट प्रोपेगेंडा करना उनकी स्ट्रेटेजी थी। श्रृंगेरी मठ को तोड़ने और लूटने के पीछे टीपू सुल्तान नहीं थे, बल्कि मराठा सोल्जर्स थे जिनके ऊपर रघुनाथ राव पटवर्धन का कमांड माना जाता है। यानी हमला उनका था, ब्लेम टीपू सुल्तान पर लगा दिया गया। टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मठ को रिबिल्ड करवाया। उनके फाइनेंस मिनिस्टर पूर्णैया हिंदू थे। उनके कॉइन्स पर संस्कृत कन्नड़ा लिखा होता था। उन्होंने शंकराचार्य को लेटर लिखा, दुश्मनों ने आपके मंदिर पर हमला किया, मैं लोग और सामान भेज रहा हूँ, इससे रिबिल्ड करो। तो सच क्या है, हीरो या विलेन? हिस्ट्री सिंपल नहीं होती। रूलर अपने टाइम के पावर इक्वेशंस के हिसाब से फैसला लेते हैं। थर्ड एंग्लो मैसूर वार, ईयर 1790। ब्रिटिश को पता था अकेला टीपू उन्हें हरा देगा, इसलिए उन्होंने मराठा और निजामों को साथ मिला लिया। यहाँ मुझे एक कहावत याद आ रहा है। पेड़ ने कुल्हाड़ी से पूछा, तू मुझे क्यों काटती है?
खिलाड़ी ने जवाब दिया, अगर तेरा भाई मेरे पीछे ना लगता तो मैं तुझे कभी नहीं काट पाती। बिल्कुल इसी तरह अगर उस दिन मराठा और निजाम ने टीपू सुल्तान के साथ गद्दारी ना की होती तो ब्रिटिश तो बहुत पहले ही भारत से भाग चुके होते। टीपू सुल्तान ने शुरुआत में जीता, पर जैसे ही मराठा और निजाम ब्रिटिश के साथ खड़े हुए, ब्रिटिश उनके ऊपर टूट पड़े। ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपटना, टीपू सुल्तान को आधा किंगडम देना पड़ा और अपने 2 बेटे ब्रिटिश को होस्टेज के रूप में। सोचो, एक राजा अपने बच्चों को दुश्मन के हवाले कर रहा है, वो भी मजबूरी में। पर टीपू सुल्तान ने तब भी कहा, मेरे बेटे लौट आएंगे लेकिन मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। ब्रिटिश पूरी प्लानिंग के साथ आए। टीपू सुल्तान ने भी अपनी आखिरी सांस तक लड़ाई की। श्रीरंगपटना के गेट्स तोड़ दिए गए, ब्रिटिश सिटी के अंदर घुस गए। टीपू सुल्तान युद्ध के बीच में खड़े थे, तलवार हाथ में, आंखों में एक ही चिंगारी। एक दिन शेर की जिंदगी 1000 साल भेड़ की जिंदगी से बेहतर है। फाइनल एनकाउंटर में टाइगर ऑफ मैसूर शहीद हो गए और उसके साथ ही ब्रिटिश एम्पायर की सबसे बड़ी रुकावट खत्म हो गई। टीपू सुल्तान ब्रिटिश के खिलाफ सबसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थे। मॉडर्न इंडिया का विजनरी, रॉकेट्स, मॉडर्न आर्मी, ग्लोबल अलायंसेस, स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस, इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी सब टीपू सुल्तान का देन है। टीपू सुल्तान हीरो या विलेन, ब्रिटिश के खिलाफ सबसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थे वो। ब्रिटिश ने प्रोपेगेंडा स्प्रेड किया, उन्हें क्रूशियल रूलर बताया, क्योंकि वो एक लौता राजा था जो ब्रिटिश के सामने अपना सर नहीं झुकाया। दोस्तों, यह थी टीपू सुल्तान की असली कहानी। आपका क्या मानना है? क्या टीपू सुल्तान मॉडर्न इंडिया का पहला फ्रीडम फाइटर थे या एक कंट्रोवर्शियल फिगर जिसे समझना अभी बाकी है? कमेंट में जरूर बताना। और अगर आप चाहते हो कि ऐसी और वीडियो ज़्यादा लोग तक पहुँचे तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।